नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। तो आज 4 बड़ी खबरें सबसे पहले एक एक करके आपको दिखा देते हैं। आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबर, जीएसटी काउंसिल की बैठक लखनऊ के अंदर लगातार जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी है इस बैठक के अंदर और अब इसमें कई राज्यों, इसमें उत्तर प्रदेश का भी नाम शामिल है, जिन्होंने जीएसटी के अंदर पेट्रोल को लाए जाने, पेट्रोल और डीजल यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ को लाए जाने का विरोध कर दिया है। दूसरी खबर हम आपको दिखाएंगे, अमेठी में महादंगल जिसका आगाज हो चुका है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा इसका आगाज किया गया है। और तीसरी खबर हम आपको दिखाएंगे कि बारिश के बाद मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि जाकर के जो जिलों की व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाए और साथ ही वहां जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित भी करने में भागीदारी अपनी वो दिखाएं। यानी कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर निर्देश दे दिया है कि बाढ़ के बाद जो मौजूदा स्थिति बन रही है उससे निपटने के कारगर उपाय किए जाने जरूरी हैं। और आज मेगा वैक्सीनेशन का जो आगाज है वो भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी इसको समर्पण दिवस के रूप में भी मना रही है और इसी में मेगा वैक्सीनेशन का भी जो आगाज है वो आज हो चुका है। 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य आज रखा गया है। और चलिए अब आज की पहली बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है और इस बैठक के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने इसका विरोध किया है। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद आज ये फिजिकल बैठक हुई है। कई अहम मुद्दे इसमें ऐसे हैं जिस पर विचार हो रहा है। इसमें जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम पदार्थ को लाने की भी बात हुई है, लेकिन इसका विरोध उत्तर प्रदेश समेत 5 अन्य राज्य ऐसे हैं जिन्होंने किया है। यानी कि अब उम्मीद यह है कि ये प्रस्ताव भी गिर सकता है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक तो चल रही है, लेकिन 6 राज्य उत्तर प्रदेश समेत ऐसे हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने का विरोध किया है और यह प्रस्ताव के गिरने की अब उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। रवि, जीएसटी काउंसिल की बैठक फिलहाल चल रही है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाए जाने का उत्तर प्रदेश समेत 6 अन्य राज्यों ने भी विरोध किया है। जानकारी क्या है? देखिए, 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक है वो लखनऊ के ताज होटल में चल रही है और साफ तौर में केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण इस पूरे कार्यक्रम की बैठक की जो अध्यक्षता है वो कर रही है। आपको बता दें, करीब जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्रियों के साथ 16 राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं और साफ तौर पे सबसे जो निगाह है वो डीजल और पेट्रोल को क्या जीएसटी में लाया जा सकता है, इस पर लेकर क्या चर्चा हो सकती है, इस पर सबकी निगाह है। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से पेट्रोल के दाम वो 100 के करीब पहुंचे और कहीं कहीं पर 100 से ज्यादा भी हो चुके हैं, तो लगातार जो 100 पर बना हुआ जो पेट्रोल है इसका जो दाम है उसको लेकर जरूर लोगों की निगाह है कि शायद अगर जीएसटी में लाया जाता है इसको तो डीजल पेट्रोल के दामों में कमी हो सकती है, जिससे लोगों को राहत होगी। फिलहाल जब ये जो पूरी बैठक है वो खत्म होगी तब पता चल पाएगा कि इस बैठक के आखिर क्या निर्णय लिए गए। हालांकि जरूर है कि बैठक है वो लगातार जारी है और इस बैठक को लेकर चर्चा जरूर बाहर जरूर हो रही है कि जीएसटी और पेट्रोल को क्या जीएसटी में लाया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन रवि, अब उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें महाराष्ट्र और कई अन्य बड़े राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। क्या आपको लग रहा है कि जो जीएसटी के दायरे में लाने की बात अभी हो रही है, 6 राज्यों ने चूंकि इसका विरोध कर दिया है टैक्स को लेकर के, क्या लग रहा है कि अभी ये प्रस्ताव जो है वो गिर सकता है, क्योंकि उम्मीद इसी तरह की जताई जा रही है? देखिए, जाहिर है कुछ राज्य जरूर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे अगर बात करें तो जिस तरीके से महंगाई की मार से पूरा देश जूझ रहा है, अगर बात करें तो कोरोना काल में 2 साल जो गुजरे हैं, चाहे साल 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, और उस बीच अगर डीजल पेट्रोल के दामों की बात करें तो जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, और साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से ये भी उम्मीद की जाती है अगर इसको जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो शायद ये डीजल पेट्रोल के दामों में कमी हो सकती है और साफ तौर पर जो भाड़ा है वो कम हो सकता है, यानी कि लोगों को राहत जरूर इससे मिल सकती है। हालांकि लेकिन ये जो पूरी बैठक संपन्न होगी उस बैठक में क्या निर्णय होगा ये तो फिलहाल बैठक के संपन्न होने के बाद ही होगा। लेकिन हालांकि जरूर है कि बड़ी बैठक है वो की जा रही है, जीएसटी की ये 45 काउंसिल की जो बैठक वो की जा रही है। साफ तौर पर इससे उम्मीद जरूर पूरे देश की लगी हुई कि शायद इस बैठक में कुछ ऐसा निर्णय हो इससे आम जनता को महंगाई की मार से कुछ राहत मिल सके। बिल्कुल रवि, लेकिन इसमें स्विगी और जोमेटो जैसी भी कुछ कंपनियां हैं जिनको जीएसटी के दायरे में लाए जाने की जो चर्चा है वो शुरू हुई है, इसको लेकर के क्या जानकारी अभी आपके पास है? देखिए, जाहिर है तमाम सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनियां हैं उनको भी इसके दायरे में लाने की कोशिश है वो हो सकती है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो जो होम डिलीवरी को लेकर कोरोना काल में जो चीज़ें बढ़ी हैं, चाहे तमाम सारी कंपनियां हैं, चाहे स्विगी हो, जोमेटो हो, तमाम सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन लोगों को घर पे ही सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें मुहैया करा रही थी। और तमाम सारे जो निर्णय हैं वो हालांकि पहले भी लिए गए हैं, लेकिन 2020 और 2021 की बात करें कोरोना काल में जिस तरीके से हालात गुजरे हैं, लोगों को घरों पर रहने के लिए कहा गया था, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण कम हुआ है वैसे वैसे चीज़ें अब सामान्य होती हुई जा रही हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें तो उसमें
में कई सारी चीज़ों में बदलाव होने की भी उम्मीद की जा रही थी। हालाँकि अगर बात करें तो ये 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है और इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक में कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं जिससे लोगों को महँगाई की जो मार है उससे कुछ राहत मिल सकती है। हालाँकि इस बैठक में बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को लगी हुई है। शायद इस बैठक के ज़रिए कुछ ऐसे निर्णय हो जिससे आम लोगों के बजट को भी ध्यान में रखते हुए ताकि जो महँगाई की मार से लोग परेशान हैं, उससे कुछ इन लोगों को भी राहत मिल सके। हम्म। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक फिलहाल चल रही है और देखना यह है कि आज इस जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या राहत के तौर पर भी कुछ बातें आज इससे या कोई बड़ा फैसला लिया जाता है जीएसटी काउंसिल की बैठक में, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेठी से बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज आज अमेठी से हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह ने आज पूजा की है राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जिसकी शुरुआत हो चुकी है और कई राज्य के खिलाड़ी इसमें शिरकत कर रहे हैं। 3 दिन तक आपको बता दें कि राष्ट्रीय कुश्ती का यह कार्यक्रम चलना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का इसमें संबोधन भी हुआ है। 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता जिसका शुभारंभ आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता एक सपना था। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि जिले के लोग सियासत का अखाड़ा भी इसको कहते थे, लेकिन आज यहां पर कुश्ती का अखाड़ा भी लगा हुआ है। तो ये बड़ी बात स्मृति ईरानी की तरफ से कही गई है। लेकिन कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता है जिसका आगाज आज से हुआ है। 3 दिन तक चलेगी। पूरे देश के कुश्ती के खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हुए हैं जो कि आज इसमें शिरकत करते हुए नजर आए हैं। 3 दिन तक ये राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता चलने वाली है। अब 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 2 तस्वीरें और अरविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अरविंद, आज कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज हुआ है 3 दिवसीय, क्या जानकारी? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में एक बीड़ा उठाया है राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का 3 दिनों के लिए, उसमें आज करीब 700 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और लगातार कुश्ती चल रही है। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, गन्ना मंत्री सुरेश पासी उत्तर प्रदेश सरकार से खेल मंत्री, ये सभी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। और वहीं आपको बता दें कि बबीता फोगाट और बजरंग पूनिया, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आज चलिए अरविंद, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बाढ़ और बारिश के बाद बन रहे हालात को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिलों में जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। तो मुख्यमंत्री की तरफ से आज निर्देशित किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बाढ़ और बारिश के बाद यूपी के कई जिलों में बाढ़ और बारिश का जो कहर है, अब मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि फील्ड में उतर करके जो नुकसान का जायजा है वो अधिकारियों के द्वारा लिया जाए। अधिकारी जरूरतमंदों तक राहत सामग्री को पहुंचाएं। और सीएम ने सभी स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करने की भी बात कही है। 6 तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। लखनऊ, सुल्तानपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, जौनपुर और गाजियाबाद की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि हर जगह कमोबेश ऐसी ही स्थिति है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है पिछले 48 घंटों से और इस वजह से आप देख रहे हैं कि बाढ़ जैसे हालात शहरों के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से राजधानी लखनऊ का हाल बेहद बुरा है। कमिश्नर से लेकर के जिलाधिकारी सभी ने एडवाइजरी भी जारी की है। और अब इसी पर बातचीत करेंगे। रजनीश हमारे साथ जुड़े रहे हैं जानकारी के साथ। रजनीश, मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि एक तो स्थिति का जायजा लें, दूसरा ये है कि जो नुकसान हुई है उसका भी आकलन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। फिलहाल क्या जानकारी है और मुख्यमंत्री की तरफ से और क्या निर्देशित किया गया? देखिए, इस मामले में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, ऐसे जो भी मामले आते हैं, आपदा का मामला आता है, बाढ़ का मामला आता है, इस प्रकार ऐसे सब कामों में सरकार का तुरंत का फैसला होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पहली बार पंचायती राज के भी कर्मचारियों को इस आदेश में सम्मिलित किया गया है कि वो लोग अपने हिसाब से जो जिनका जितना नुकसान हुआ है आकलन करेंगे और सरकार में अपनी रिपोर्ट देंगे। पहले राजस्व कर्मी ही लेखपाल कानूनगो ही सर्वे करते थे और उनके हिसाब से मुआवजा मिलता
मिलता था, लेकिन पहली मर्तबा पंचायती राज के भी इसमें कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है इस फैसले में, और उनसे कहा गया है, उनको निर्देशित किया गया है कि जहां इस प्रकार का नुकसान हुआ है बाढ़ वर्षा से हुआ, चूँकि जब बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ भी आएगी, कहीं पे घर भी गिरे हैं, छोटे छोटे जो मामले आ रहे हैं कि बहुत से लोग इसमें बेघर भी हुए हैं, तो उनका सबका मुआवजा सरकार देगी। हालांकि जब तक उसमें क्या होता था कि अधिकारी देर सवेर लेट करते थे, लेकिन इस बार का मुख्यमंत्री ने एक टाइम ड्यूरेशन दिया है कि आप रिपोर्ट देंगे और वहाँ से उनको मुआवजा मिलेगा। जी आयुष। रजनीश, लेकिन बारिश के बाद खासतौर से हम लोगों ने राजधानी लखनऊ की जो स्थितियां देखी, अब जिलाधिकारी की तरफ से भी एडवाइजरी हम लोगों ने देखा था कल जारी की गई थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, बच कर रहें, खुली हुई सीवर लाइन से या फिर बिजली के खंभों से दूर रहें। अभी फिलहाल स्थिति राजधानी लखनऊ की क्या है, क्योंकि आयुक्त से लेकर के जिलाधिकारी सभी लोग मुआयना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या स्थितियाँ अभी फिलहाल संभलती हुई दिख रही हैं और क्या निर्देशित किया गया अधिकारियों की भी तरफ से ग्राउंड पर, इसको भी अपडेट करें। देखिए, जो अचानक का कल से लगातार जो 24 घंटा से अधिक बारिश हुई है, वो अचानक नहीं हुआ। हालांकि हम कह सकते हैं कि यहाँ का स्थानीय नगर निगम उसके लिए तैयार नहीं था। जो दावे किए जाते रहे हैं कि बारिश आने से पहले नालों की सिल्ट की सफाई होती है, सीवरेज का सफाई होती है, लेकिन कल जो दावा किया गया था उस दावे पे वो दावा झूठ का टोकरी नजर आया। जिस तरीके से चाहे यहाँ मंत्रियों की बात किया जाए, आज एक कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उद्बोधन हुआ कि सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट मिनिस्टर के घर में भी पानी घुस गया था। हालांकि उन्होंने मंत्री पे चुस्की लिए, लेकिन ये नहीं कह सकते जिस तरीके से यहाँ हालात बना, लगातार जलमग्न हो गया था, ट्रैफिक व्यवस्था छिन भिन हो गई थी और कुछ जगह ऐसे हालात थे जहाँ नाव चलाने की भी जरूरत पड़ सकती थी। हालांकि बाद में पानी निकल गया, क्योंकि आज का दिन बारिश नहीं हुआ है, धूप निकला हुआ है। ठीक है, चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब अधिकारियों को निर्देशित तो किया गया है, लेकिन अधिकारी ग्राउंड पे काम कैसे कर रहे हैं ये भी देखना होगा। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ में आपको बता दें कि यहाँ वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये मेगा वैक्सीनेशन जिसका आगाज हुआ है, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम के जन्मदिन पर मेरठ में मेगा वैक्सीनेशन का आगाज हुआ है। मेरठ में 70,500 डोज लगाने का टारगेट रखा गया है। सुबह से ही बढ़ चढ़ करके लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंच रहे हैं और मेरठ के सभी सेंटर्स पर यह वैक्सीन लगाई जा रही है। पूरे देश भर में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। सनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सनुज, मेरठ के अंदर भी मेगा वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। फिलहाल क्या जानकारी, कितना टारगेट रखा गया था और अभी तक क्या अपडेट है? देखिए, वाकई मेरठ में आज मेगा वैक्सीनेशन रखा गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और उसको लेकर स्वास्थ्य महकमे ने पूरी तैयारी कर रखी थी। इस वक्त मैं पुलिस लाइन के एक बूथ पर खड़ा हूं और पहले आप यहाँ तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 71वें जन्मदिन पर और विशेष वैक्सीनेशन अभियान। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। संगठन मंत्री सुनील बंसल की बात हो या जो प्रदेश महामंत्री हैं और विधानसभा परिषद के सदस्य अश्विनी त्यागी हो, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वैक्सीनेशन को लेकर पिछले कई दिनों से जो तैयारियां थी वो की गई थी। मेरठ में अगर 7,500 लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था और सभी सेंटर पर सुबह से ही लोगों की जो भीड़ है वो उमड़नी शुरू हो गई थी। हमने कई युवाओं से भी बात की थी तो उनका ये कहना था कि उनकी जो सेकेंड डोज लगनी थी वो 3 या 4 दिन पहले लगती थी, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाए, लोग कीमत वैक्सीनेशन की समझे और कोरोना को हम वैक्सीनेशन से हरा पाएंगे, तो इसको लेकर लोगों ने आज को वैक्सीनेशन कराना ज्यादा जरूरी समझा। प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं उनको एक तरीके से वैक्सीनेशन कराकर तो पता है। तो तमाम सेंटर्स पर हमने जायजा लिया था, इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई थी और कई जगह सेंटर पर ऐसी तैयारी की गई है बाकायदा। बिल्कुल, लेकिन सनुज, कितना जो टारगेट है वो रखा गया था, उस टारगेट से अभी तक जो आंकड़ा है वो क्या बता रहा है? कितना टारगेट अभी पूरा हो सका है या टारगेट के आसपास पहुंचे हैं या उससे ज्यादा होने की उम्मीद है? इसको भी थोड़ा सा अपडेट करें सनुज। 500 लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया था। पूरा एक प्लान बनाकर यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे ने दिया था और जिस तरीके से सुबह से ही तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, उससे ये लगता है कि इस टारगेट से भी ज्यादा जो वैक्सीनेशन है वो हो सकता है। क्योंकि अगर हम जिला अस्पताल सेंटर की बात करें या 1-2 और सेंटर की बात करें तो वहां पर वैक्सीन खत्म हो गई थी, दोबारा वैक्सीन मंगानी पड़ी थी। तो इन तस्वीरों को और जो जानकारियां अब तक मिल रही है उसके हिसाब से लगता है कि 70,500 लोगों के वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य रखा गया था उसको वाकई कहीं ना कहीं
उसको पूरा कर लिया जाएगा और हो सकता है उससे भी ज्यादा वैक्सीनेशन मेरठ में हो जाए, क्योंकि तमाम सेंटर्स पर इसी तरह की भीड़ नजर आई है। अमूमन 4 बजे तक वैक्सीनेशन होता है, लेकिन आप देखिए कि 4 से ज्यादा बज चुके हैं और यहाँ पुलिस लाइन के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर अभी भी लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और लगता है कि शायद 1 घंटे बाद तक भी नंबर लोगों का यहाँ पर आएगा। तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसको लेकर जो लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आए हैं और वैक्सीनेशन का जो टारगेट रखा गया तो उससे ज्यादा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं अचीव करते हुए आज स्वास्थ्य महकमा नजर आएगा। जी सनुज, थोड़ा सा ये भी बताएं, चूंकि आप वहां पर लगातार मौजूद हैं, जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, क्या वैक्सीनेशन को लेकर के वो उत्साह वहां पर लोगों के अंदर भी आपको नजर आ रहा है? हाँ, देखिए लोगों में वाकई एक भारी उत्साह है, वो देखने को नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप यहाँ वैक्सीनेशन कराने आए थे और आपने भी बताया था कि 1-2 दिन पहले ही आपका वैक्सीनेशन होता, लेकिन आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इसलिए आपने ये दिन चुना? आज हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जैसे वो कोविड वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो हम युवाओं को भी बहुत अच्छा हुआ है कि हम आए और यहाँ लगवाएं और मैं भी आगे देना चाहूँगा कि सब आए और यहाँ लगवाएं। तो देखिए, आपने सुना कि तमाम ऐसे युवा हैं जो इसी तरीके से यहाँ वैक्सीनेशन कराने के लिए खाली एक ही सेंटर पर नहीं, बल्कि जो तमाम सेंटर्स हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं और आज वाकई जो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर उन पर सुबह से ही जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। जी चलिए सनुज, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज मेगा वैक्सीनेशन का आगाज आप देख रहे हैं मेरठ में भी हुआ है और लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस वैक्सीनेशन कैंप में हिस्सा लिया है। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।